वेलकम टू एनाटमी बगलू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईटी डिसऑर्डर्स यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के बारे में। जीआईटी ट्रैक्ट हमें हेल्प कर रहा होता है हमारी डाइजेशन में, फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में। अगर इसमें कोई डिसऑर्डर हो जाता है, किसी तरह का मेल फंक्शन हो जाता है, पूरी तरह प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा होता जीआईटी ट्रैक्ट हमारा, तो सिम्टम्स आ रहे होते हैं जैसे डायरिया, पेन होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये कंडीशंस की हो रही होती हैं, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई अंदर, या मोटिलिटी प्रॉब्लम्स, पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट सही से नहीं हो रही। सबसे पहले हमारे पास है एक्लेजिया। ये डिसऑर्डर है हमारे ईसोफेगस का, फूड पाइप का। इसमें क्या होता है, हमारे जो ईसोफेगस है ना, उसमें स्टमक से पहले ईसोफेगस के एंडिंग पे ना एक सर्कुलर मसल होता है, सर्कल शेप का। उसे हम कहते हैं स्पेंचर। एक हमारे ऊपर होता है और एक नीचे होता है। जो नीचे वाला है उसका नाम होता है लोअर ईसोफेगल स्पिंचर। अब क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ होता है तो फूड अंदर नहीं जा रहा होता, नॉर्मल मूवमेंट में यही होता है। और जब ये रिलैक्स होता है तो फूड हमारा ईसोफेगस से स्टमक में आ जाता है, क्योंकि वो खुल जाता है एक तरह से। अब इसमें क्या होगा एक्लेजिया में, कि ये जो है ना कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा, नैरोइंग हो जाएगी, यहाँ पे मसल रिलैक्स होगा ही नहीं। अब जब वो रिलैक्स नहीं हो रहा तो हमारा ईसोफेगस से फूड जो है वो स्टमक में आ ही नहीं रहा। इससे हमारा फूड जमा होता जाएगा सारा कहाँ, ईसोफेगस में। सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, डिफ़िकल्टी और स्वेलिंग, मतलब डिस्फेगिया हो रहा है, फूड स्वेलो में प्रॉब्लम आ रही है। चेस्ट पेन हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि जो है भारीपन हो रहा है, क्योंकि खाना सारा फूड पाइप में जमा है। इसके अलावा रिगर्गिटेशन हो रही है, मतलब खाना बाहर की बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, खाना वापस आ रहा है। ये लिक्विड में भी हो रहा है कि आप कोई लिक्विड इंटेक करो उसमें भी हो रहा है, और क्या कहते हैं कोई सॉलिड इंटेक ले रहे हो उसमें भी हो रहा है। ठीक है, वेट लॉस भी हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फूड स्टमक में नहीं जा रहा, डाइजेशन नहीं हो रही, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो वेट लॉस भी हो रहा है। अब देखो पहली वाली पिक्चर में क्या है, रिलैक्स्ड लियोर ईसोफेगल स्पिंचर। उसमें क्या हो रहा है, फूड आराम से वो खुला हुआ स्पिंचर, तो ईसोफेगस से आराम से फूड की मूवमेंट हो रही है। अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो टाइटेंड हो गया है, कॉन्ट्रैक्टेड फूड नहीं पास कर पाएगा। अब है एसिड रिफ्लक्स, या गर्ड भी हम जिसे कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़। सही है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो लोअर ईसोफेगियल स्पिंचर है ना, वो रिलैक्स है। अब हमारा फूड जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में आ गया, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि फूड एसिड का बैकवर्ड रिफ्लक्स हो रहा है। मतलब स्टमक से एसिड जो है वो रिफ्लक्स करके हमारा कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में। अब क्योंकि हमारा फूड ईसोफेगस से स्टमक में आ गया था, तो हमारा जो है अब क्या कहते हैं, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर को तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए था। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो रिलैक्स है, तो क्या कहते हैं हमारा एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था, एक्लेजिया में हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जिससे लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, जिससे हमारा फूड क्या कहते हैं ईसोफेगस से स्टमक में नहीं जा रहा था। इसमें उल्टा हो रहा है कि स्टमक में फूड तो आ गया, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जिस वजह से जो है ना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। इससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाएगा, इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होगी, रिगर्गिटेशन, या खट्टा सा टेस्ट होता है ना, एसिडिक टेस्ट आएगा माउथ में, मतलब। और क्या कहते हैं, डिफ़िकल्टी, वही हज़म करने में मसला हो रहा होगा समटाइम। इसके अलावा क्रोनिक में हमारे पास हॉर्सनेस, कफ होना, थ्रोट इरिटेशन, ये सब क्रोनिक में हो जाता है अगर बहुत टाइम तक ये हो रहा है और उसको मतलब ट्रीट नहीं किया गया। और चेस्ट पेन स्पेशली जो है ना, वो खाने के बाद अगर आप लेट जाओ तो ज़्यादा और फील होगा, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा ना फूड का। अब देखो इसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो ओपन है, जिससे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। अब एक्लेज़िया और इसके सिम्पटम्स देखो कितने मिलते हैं, तो इससे अच्छा है कि पहले मतलब सही से पढ़ लो अभी, ताकि बाद में रोने से बचो। क्योंकि ज़्यादातर में बच्चे ये करते हैं कि कोई एसिड रिफ्लक्स लिख देता है, कोई क्या कहते हैं वो एक्लेज़िया लिख देता है, मिक्सअप कर देते हैं। अब है गैस्ट्राइटिस। ये हमारा स्टमक डिसऑर्डर है। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हमारी स्टमक की लेयर होती है लाइनिंग, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। सबसे कॉमन इसका जो कॉज़ होता है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा एक्सेस स्टमक एसिड की वजह से हो सकता है। एनसेड्स, पेन किलर्स जैसे कि आइस्प्रीन या आइपोप्रोफिन अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, या फिर अल्कोहल या स्पाइसी फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग, स्ट्रेस, इन सब से जो है ना गैस्ट्राइटिस हो सकता है। सिम्पटम्स में अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, बर्निंग सेंसेशन मिलती है वहाँ पे। इसके अलावा नोज़िया हो रहा, वॉमिटिंग हो रही होती है, ब्लोटिंग, फुलनेस फील आ रही होती है, मतलब भूख नहीं लगती ज़्यादा, एपेटाइट, वही फूड इंटेक कम हो जाता है। इसके अलावा वॉमिटिंग कभी-कभी अगर बहुत सीवियर केस हो गया, ब्लैक स्टूल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्यूट, जो शॉर्ट टर्म और इरिटेशन, मतलब सडन एकदम से होता है। क्रोनिक में क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये जो है ना फिर क्या होता है कि ये आगे जाके पेप्टिक अल्सर्स में क्या कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है।
अब है हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स। इसमें क्या होता है, वाउंड्स बन जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं, एक तरह के ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है स्टमक लाइनिंग में, डोडेनम में भी, कभी कभी ईसोफेगस में भी हो जाता है। क्यों? एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से। इसके कॉजेज़ तकरीबन सेम होते हैं, जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन आ जाता है, एनसेड्स का यूज़, क्या कहते हैं, अल्कोहल यूज़, एक्सेसिव स्पाइसी फूड, ये सब इसका क्या कहते हैं कॉजेज़ सेम होते हैं। स्टमक पेन मिलेगा, लेकिन एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, पेन के एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा ज़्यादा, रात के वक्त या मील्स हम जब फूड ले रहे होंगे उसके बीच में। ठीक है, इसके अलावा ब्लोटिंग फ़ील होना, फुलनेस फ़ील होना, नोज़िया होना, तकरीबन सारे सेम सिम्पटम्स है। बस जो मैप टंग के ऊपर ना मैप से एक तरह का वो बनना, डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। अब है हमारे पास ज़ोलिगर एलाइसिन और गैस्ट्रिनोमा। इन दोनों को मैंने साथ इसलिए लिखा है जो कि इसमें हो सेम चीज़ रही होती है, बस लोकेशंस डिफरेंट होती हैं। गैस्ट्रिनोमा में क्या होता है कि जो है ना, हमारा जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है उसका एक्सेसिव क्या कहते हैं प्रोडक्शन की वजह से जो है ना, ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं हमारे, क्या कहते हैं, ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं हमारे डोडेनम पे, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टीन का स्टार्टिंग पार्ट जो होता है, और पेनक्रियाज की नेक पे। इसका एक ट्रायंगल होता है, गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल, वो भी मैं पिक्चर लगाऊंगी। इसके अलावा ज़ोलिंगर एलाइसिन में क्या हो रहा होता है, ये कंडीशन कॉज तो हो रही होती है जो गैस्ट्रिनोमा की वजह से ही, वो भी वही गैस्ट्रिक एसिड की एक्सेसिव रिलीज़ की वजह से। बट इसमें क्या होता है कि जो है ना, इसमें डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, एक सेम लोकेशन नहीं होती। जैसे गैस्ट्रिनोमा में सिर्फ वो एक लोकेशन है, पेनक्रियाज डोडेनम सिर्फ इधर ही होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट लोकेशंस, ए टॉपिकल लोकेशन होती है। तो इसमें तुम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, अगर के ए टॉपिकल अल्सर्स दिख रहे हैं या रिकरेंट अल्सर्स दिख रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, तो वो हमारे पास क्या होगा, ज़ोलिंगर एलाइसिन। अगर सिर्फ स्पेसिफिक पेनक्रियाज डोडेनम इधर दिख रहे हैं अल्सर्स, वाउंड्स या ट्यूमर्स, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिनोमा हो रहा है। ये हमारे पास आ गया गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल। इसमें हमारे पास पेनक्रियाटिक नेक आ रही है, बॉडी आ रही है पेनक्रियाज की, और डोडेनम आ रहा है। सिर्फ इन्हीं लोकेशंस पे जो है ना गैस्ट्रिनोमा के ट्यूमर्स होंगे। अगर हमें गैस्ट्रिनोमा बहुत सीवियर हो गया है तो उसमें हम वेगोटोमी कराते हैं, मतलब ये सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम वेगस नर्व का रिमूवल करा रहे होते हैं, क्योंकि वेगस नर्व जो है हाइपर स्टिमुलेट कर देती है हमारी गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन को, और गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है बार बार, इसलिए वेगस इसको फिर रिमूव कराया जाता है वेगस नर्व। अब है हमारे पास एक टर्म एक्लोहाइड्रिया। एक्लोहाइड्रिया मीन्स कि स्टमक जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा हमारे पास HCl। ए मीन्स नन एंड क्लोराइड्रिया मीन्स स्टमक एसिड। अब सिम्टम्स क्या होंगे कि ब्लोटिंग होगी, मतलब बॉडी वेट इंक्रीज़ होगा, पेट भरना शुरू हो जाएगा, चूँकि फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, मेल अब्जॉर्प्शन होगी, विटामिन B12 जो हमारा फूड डाइजेशन से एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जो क्या करा रहा होगा, विटामिन B12 नहीं होगा तो हमारे पास एनीमिया कॉज होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस होगी, फटीग होगी। इसमें मेन याद रखना सिम्टम में कि मेल एब्जॉर्प्शन होगी, पर्नीशियस एनीमिया कॉज होना शुरू हो जाएगा, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेल एब्जॉर्प्शन होगी, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और पर्नीशियस एनीमिया कॉज हो सकता है। अब है गैस्ट्रोपेरेसिस। इसमें क्या हो रहा था कि स्टमक की में फूड की स्लो एंटाइंग हो रही होती है, मतलब फूड डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, अब उसको जाना है क्या कहते हैं डोडेनम में, लेकिन हल्के हल्के जा रहा है, फॉर हमारे पेरिस्टालसिस की मूवमेंट तेज़ नहीं हो रही। अब ये कोई भी फिजिकल ब्लॉकेज नहीं है, जबकि अब जैसे इसमें कॉजेज़ आ जाते हैं, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ की वजह से होता है, या वेगस नर्व में कोई इंजरी आ गई, किसी तरह की कोई मेडिकेशन या कोई सर्जरी ऐसी हुई जिससे वेगस नर्व में इंजरी हो गई। अब इसके सिम्पटम्स क्या होंगे, नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, इसके अलावा फीलिंग आएगी कि फुल है, मतलब भूख नहीं लगेगी। दूसरा ये कि आपने जैसे खाना खाए नहीं बैठे, फ़ौरन ही ऐसा लगा कि पेट भर गया है फुल। स्टमक पेन होना, ब्लोटिंग होना, वेट लॉस भी हो रहा है। अब है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम में उसका ऑपोजिट हो रहा होता है, फूड में जो है ना वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कब होता है, अगर कोई गैस्ट्रोएक्टोमी हुई है, क्या कहते हैं, मतलब स्टमक की कोई सर्जरी हुई है पार्शियल, तो उसकी वजह से उसके बाद जो है ये कॉज डंपिंग सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स हमें कैसे मिल रहे होते हैं, मतलब अर्ली डंपिंग, मतलब 10 to 30 मिनट्स बाद ही मील के नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्स होना शुरू हो जाते हैं, डायरिया हो रहा होता है। इसके अलावा लेट डंपिंग में क्या होता है, 1 से 3 घंटे बाद मील के जो है ना वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाती है, मतलब ब्लड का शुगर लेवल गिरना शुरू हो जाता है, पैल्पिटेशन, वीकनेस होना शुरू हो जाती है। इस तरह से सिम्टम्स मिलते हैं, कुछ मील के फ़ौरन बाद हो रहे होते हैं, कुछ मील के 1 से 3 घंटे बाद। अब है हमारे पास इरिटेबल बोवल सिंड्रोम IBS। इसमें क्या होता है, फंक्शनल डिसऑर्डर है वहाँ इंटेस्टिनल। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टिन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। सिम्टम्स में क्या मिल रहा है हमें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स मिल रहे हैं, रिलीफ कब हो रहा है, एक्सक्रीशन के बाद, अल्टर्ड बोवल मूवमेंट हो रही है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है स्टूल में, मतलब इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, इसमें फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर हमारा बोवल जो है फंक्शन नहीं कर पा रहा।
स्ट्रेस, डाइट, इन्फेक्शन इन सब से होता है। IBS विमेंस में बहुत कॉमन है। क्रोहन्स डिजीज़, ये क्या होता है, इसमें इसके पैची स्केप लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। अगर हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो गया है, क्या कहते हैं, IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, तो उसके बाद ये कॉज होना शुरू हो जाता है। ट्रांसम्यूरल लेयर होती है इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे कॉज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे पास GIT में कोई भी पार्ट हो, माउथ से लेके एनस तक, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होने, पैची स्केप लीजन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रोनिक डायरिया है, वेट लॉस, फीवर। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में क्या रहा है, फिस्ट्यूलाज बन रहे हैं। छोटे छोटे ना फिस्ट्यूला मतलब कि एबनॉर्मल टनल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से बन रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन ये उसमें बन रहे होते हैं, क्रोहन्स डिजीज़ में बोवल फिस्ट्यूलाज बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम एक्सरे लेना, क्या कहते हैं इसका, इलियम का, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग अपीयरेंस मिलेगी इलियम की। इलियम हमारा लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टीन का। अब देखो हमारे पास ये इंटेस्टीन की पिक्चर है, इसमें हेल्दी इंटेस्टीन बिल्कुल नॉर्मल है। क्रोहन डिजीज़ में इंटेस्टीन की, स्मॉल इंटेस्टीन के ऊपर फैट की रैपिंग हुई हुई है, मसल की हाइपरट्रॉफी हुई है, मसल का साइज़ बढ़ा हुआ है, फिशर्स बने हुए हैं छोटे छोटे। अब इंटेस्टीन के अंदर देखो छोटे छोटे स्टोन लाइक अपेयरेंस हुई हुई है, रेड मतलब मसल के अंदर देखो तो उसे हम कहेंगे कोबल स्टोन अपेयरेंस हुई हुई है। अब है हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ का जो है ना डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसका केस ही आए। अब ये है क्या, इसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल्स डिजीज़ है ये भी, जिसमें अफेक्ट ही डायरेक्ट कर रहा होता है लार्ज इंटेस्टिन को, मतलब कि उसके भी कोलॉन और रेक्टम को। इसमें म्यूक्यूजल लेयर में हो रहा होता है ये। सिम्टम क्या होगा, ब्लडी डायरिया हो रहा होगा, एब्डोमिनल क्रैम्स होना, पेन होना, वेट लॉस होना। इसके अलावा एक्सरे में कोलॉन के क्या, अगर हम कोलॉन का एक्सरे लेंगे तो उसमें हमें लेड पाइप अपीयरेंस। अब हमारा कोलॉन किस तरह का होता है, एक चूड़ी की तरह का होता है ना इंटेस्टाइन, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, वो जो चूड़ियाँ होती हैं ना उसकी, मतलब वो खुल जाती हैं एक तरह से, तो उसे कहेंगे हम लेड पाइप अपीयरेंस होना। अच्छा, ये लेड पाइप अपीयरेंस हमें मिल कैसे रही है, बेरियम मील होता है, हमें वो पेशेंट को देना होता है, मतलब टेस्ट से पहले, एक्सरे से पहले। उसमें BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है, वो देते हैं हम लिक्विड, वो इंसॉल्युबल होता है, उससे हमें एग्जामिनेशन हो जाती है आराम से कोलॉन की। अब है हर्शी स्प्रंग डिजीज़, ये पैदाइशी होता है, लार्ज इंटेस्टीन का डिसऑर्डर है। इसमें जो गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या कहते हैं प्रेजेंट ही नहीं होते बच्चों में, जिससे क्या होता है बोवल हमारा जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता, अफेक्टेड हो जाता है बोवल मूवमेंट। इससे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि बच्चे को मतलब नर्व सेल्स की वजह से तो पता चल रहा होता है कि डेफिसिएशन आना है, क्या करना है, तो वो जब नर्व सेल्स ही नहीं है तो कोई सेंसेशन, कोई फीलिंग है ही नहीं। अच्छा, अब सिम्टम क्या होगा, न्यू बॉर्न के अंदर 48 आवर्स में कोई, क्या कहते हैं, डेफिसिएशन का प्रोसेस नहीं हुआ, कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं हुई। ओल्डर में क्या होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, वॉमिटिंग, पुअर ग्रोथ हो जाती है। अब है स्प्रू, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टीन का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या हो रहा होता है कि जो मेल एब्जॉर्प्शन हो रही थी, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे होते न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इंटेस्टीनल विलाय जो होता है हमारे पास, अभी मैं पिक्चर लगाऊंगी, वो डैमेज हो जाते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टीन के क्रॉस सेक्शन, इसमें जो पिंक सा फोल्ड से बने हुए हैं ना, वो है इंटेस्टीनल विलाय, ये डैमेज हो जाते हैं, जिससे मेल एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। अब इसमें भी टाइप्स आ जाती हैं। सीलियक स्प्रू ग्लूटेन सेंसिटिव होता है, ग्लूटेन मतलब कि बार्ले, राई, वीट, इनके इंटेक की वजह से क्या होता है, हमारा डैमेज होता है विलाय, जिससे मेल एब्जॉर्प्शन होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, डायरिया हो रहा है, वेट लॉस, एनीमिया, चूँकि विटामिन B12 वही इंटेक नहीं हुआ, जिससे पर्नीशियस एनीमिया कॉज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रॉपिकल स्प्रू अननोन कॉज है, कॉमन ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कोई ट्रिप पे गए ट्रॉपिकल रीजन्स में, वहाँ पे हो जाता है, या पे कभी ट्रॉपिकल रीजन से आने के बाद भी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। सिम्टम क्या होता है, क्रोनिक डायरिया हो रहा है, मेल न्यूट्रिशन, वेट लॉस, विटामिन डेफिशिएंसी, वही विटामिन B12 की। अब है हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। अब इसमें थिकनिंग हो जाती है हमारे पास पायलोरिक मसल, हमारा स्टमक और हमारे डुodenum मतलब स्मॉल इंटेस्टीन के बीच में एक मसल होता है, पायलोरिक स्पिंचर होता है। वो जो है ना क्या करता है, जब हमारे क्या कहते हैं स्टमक में, क्या कहते हैं, डाइजेशन चल रही होती है, तब वो बंद होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब पार्शियल डाइजेशन हो जाती है और स्टमक से इंटेस्टीन में जाना होता है, तो ये रिलैक्स होता है, फूड स्टमक में चला जाता है। अब इधर क्या होता है कि ये मसल जो है थिक हो जाता है स्टेनोसिस में, मतलब नैरिंग हो जाती है, एक तरह से मसल स्टिफ हो गया तो नैरिंग हो जाएगी, स्टमक से फूड एग्जिट नहीं हो पाएगा। ये मेनली कॉमन है हमारे पास मेल इन्फेंट्स के अंदर, 2 से 6 महीने के मेल इन्फेंट में। भूख लगना शुरू हो जाएगी वॉमिटिंग के बाद। इसके अलावा ऑलिव शेप सा ना मास बनना शुरू हो जाएगा एब्डोमेन रीजन पे। इसके अलावा वॉमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन होना।
अब है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस का होता है बैड ब्रेथ। ये हो जाती है, अनप्लेजेंट ओडोर होता है, मतलब हमारे पास जो है ना एग्जाइन का डायवर्टिकुलम पाउच होता है। ये जो हमारा अपर इसोफिगल स्पिंचर होता है उसके पीछे होता है जाइन का डायवर्टिकुलम पाउच या सैक, इसे हम कहते हैं। इसके अंदर ना फूड के कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं, उससे क्या होता है बैड ब्रेथ आना शुरू हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई हो जीआईटी की, तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।